हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं कल भी हमारा क्लास हुआ था, लेकिन थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने कल भी यहाँ पर ये निर्णय ले लिया गया कि क्लास को डिलीट कर दिया जाए। तो कल वाली जो रिविजन क्लास होने वाली थी, वो रिविजन क्लास आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 30 आप सभी को इसी रक्षक बैच में पढ़ा है। मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और रिविजन किया होगा। और यदि आप लोगों ने रिवीजन भी नहीं किया होगा तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 31 हम लोग रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। तो जो क्लास नंबर जो 25 को हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था, क्लास नंबर 25 से लगाकर क्लास नंबर 30 तक का कंप्लीट रिवीजन आप लोग मेरे साथ इस वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 31 की। और एक जरूरी सूचना आप लोगों को, यदि आप लोग कोई भी साथी यदि ऑफलाइन अगर भारतीय सेना के लिए हमसे पढ़ना चाहते हैं तो पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर उनका स्वागत है। आप उन्हें ये जानकारी दे सकते हैं कि सोमवार से यानी मंडे से आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी देवास में ऑफलाइन बैचेस भारतीय सेना के लिए सभी ट्रेड के लिए यहां पर स्टार्ट हो रही है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं 2025 में भारतीय सेना में अपने जाने का सपने को पूरा करना चाहते हैं तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, हम लोग जल्दी से बढ़ेंगे हमारी रिवीजन क्लास की तरफ। और ये पहला कल भी जो कल क्लास हमने देखा था लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी, तो ये क्लास आज हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। और पहला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये एक मिनट, कहां गया क्वेश्चन? पहला सवाल ये यहां से है, पहला सवाल यहां से देखने को मिलेगा। और इस बात को जरूर याद रखिएगा, आप सभी को नंबर देना है। टोटल 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग ये देखिएगा 55 में से आपको कितने ज्यादा याद रहते हो, तो एक नंबर आपको दीजिएगा और आपको कितने नंबर प्राप्त होते हैं। ये अगर जितना सा काम अगर आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, रिवीजन क्लास जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को अगर आप देना चाहते हो तो दो दे सकते हैं। और इसके साथ आपको कितने नंबर मिले 55 क्वेश्चन में से, ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में तो दीजिएगा, उसका इंतजार रहेगा। चलिएगा, पहला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, हड़प्पा द्वारा खोजा गया था। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। और पहला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, हड़प्पा द्वारा खोजा गया था। आप सभी जानते हैं हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था। और उसी सिंधु घाटी, एक मिनट क्लास को सेट कर लेते हैं वरना बाद में प्रॉब्लम आएगी। यानी जो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, उसी सिंधु घाटी सभ्यता में आप सभी जानते हैं कि 1921 में रावी नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर, जो सबसे बड़ा नहीं था, पहला शहर खोजा गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा, जिसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक नाम जो हम लोगों ने रखा है वो हड़प्पा सभ्यता रखा है। आप लोग जानते होंगे हड़प्पा द्वारा शहर जो खोजा गया था। तो जवाब हो जाएगा यहां पर दोस्तों दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ये आप लोगों को याद होगा, दयाराम साहनी पहले वाले सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा दोस्तों कब खोजा गया था तो जवाब हो जाएगा 1921 में खोजा गया था। कहां पर वर्तमान में है? तो यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूछेगा कि जो हड़प्पा शहर खोजा गया था ये कौन सी नदी के तट पर पड़ेगा, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों रावी नदी। कौन सी रिवर के तट पर? तो रावी नदी के तट पर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? आप सभी को जानकारी होगी कि 1922 यानी 1922 में सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर खोज लिया गया, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। 1922 में इसकी स्थापना इसकी खोज होती है और सिंधु नदी के तट पर यह खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? तो दयाराम साहनी नहीं, राखल दास बनर्जी। कौन के द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, राखल दास बनर्जी के द्वारा यह शहर खोज लिया गया। कब खोजा गया था? जवाब हो जाएगा 1922 में। और कौन सी रिवर के तट पर खोजा गया था? जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर यह सबसे पहले शहर खोजा गया था। लेकिन अगर इसके साथ में एग्जामिनर ये सवाल पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, तो हम बोलेंगे हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हम लोग इसको ये आज भी माना जाता है। थर्ड सवाल देखने को मिलेगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 1856 में यहां पर पारित हुआ था। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 4 होगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात की गई है
सो बहुत सारी मैं आप लोगों को बातें जो समझा सकता हूं। पहला वायसराय कौन था? वायसराय कौन बना? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड केनिन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड केनिन जो था ये भारतीय इसका पहला वायसराय बनता है भारत का। अगर पहला गवर्नर जनरल की बात करेगा, पहला गवर्नर जनरल, देखो पहला गवर्नर जनरल पूछेगा भारत का, पहला गवर्नर जनरल अगर सवाल पूछेगा तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है दोस्तों ये पहला गवर्नर जनरल बनेगा। अब इसने पूछा स्वतंत्र भारत का पहला, अब यहां पर इसने पूछा दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला यदि इसने पूछा है तो आप लोगों को जवाब देना। यदि स्वतंत्र भारत का पहला जो सवाल पूछा है तो लॉर्ड माउंट बेटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये भारत का पहला जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल का श्रेय इसी व्यक्ति को दिया जाता है। अगला सवाल है साबरमती जो ये आश्रम किस राज्य में है? आप सभी जानते होंगे, दे दी हमें आजादी खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नो डाउट महात्मा गांधी जी के द्वारा के ऊपर यह भजन लिखा गया, यह बात की जानकारी आप सभी को होगी। और उसी पर साबरमती आश्रम किस जो कहां पर है, किस राज्य में है? तो नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा। पार्थ एकेडमी को ऑफलाइन जितने विद्यार्थी हैं गुजरात, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 6 पे भारत में जीडीपी की गणना किस द्वारा की जाती है? किसके माध्यम से जो की जाती है? तो सीएसओ के माध्यम से, यानी राष्ट्रीय, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय, यहां पर राष्ट्रीय सांख्यिकी हम लोगों को एक संगठन देखने को मिलेगा और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 1951 में इसकी स्थापना होती है। इसी के द्वारा वर्तमान में जीडीपी का आकलन या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसी के द्वारा भारत में की जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हार्नबिल त्योहार निम्नलिखित में किस राज्य में? हार्नबिल नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा, नागालैंड। कहां पर होगा? नागालैंड में। तो यह प्रेजेंट टाइम में नागालैंड, ये अच्छे तरीके से मैं यहां पर लिख पा रहा हूं या आप लोग देख भी सकते हैं। नागालैंड में 10 दिनों तक, ये कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है? तो जवाब होगा 10 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये याद होगा, नागालैंड में ही हार्नबिल फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो, इस प्रकार के स्टैटिक जीके का प्रश्न पिछली बार भारतीय सेना ने देना स्टार्ट किया है। तो ऑफलाइन सेंटर में भी बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जितने भी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी अगर मुझे सुन पा रहे तो आप बिल्कुल भी टेंशन लीजिएगा। मैं बिल्कुल जीएस में वाले स्कोर में हम लोग प्रयास, जीएस में नहीं, चाहे जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, साइंस हो, में बिल्कुल पूरा प्रयास हम लोग मिलकर ये करेंगे कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग 50 में से टिक लगाए, 90 नंबर आप लोग रिटर्न परीक्षा में प्राप्त करें और 100 नंबर आप लोग अपने फिजिकल में आप सभी अपने मान के चलिएगा तो 190 नंबर का दावा इस बार हम लोग ठोकने वाले हैं। मतलब पार्थ एकेडमी देवास इस बार चाहता है कि 100 से ज्यादा विद्यार्थी इसलिए इस बार ऑफलाइन सेंटर से पार्थ एकेडमी देवास से चयनित हो। तो जिसमें एक नाम मैं आपका भी मान के चलता हूं, तो मैं मान के चलूंगा आप लोग ये क्लास को देख रहे होंगे। ये क्लास 2025 में आप सभी के सपने जो 2025 में आप सभी ने भारतीय सेना में जो जाने का सपना देखा है उसको पूरा करने में एक निर्णायक साबित होगी। तो इस क्लास को देखना ना भूले। सवाल नंबर 7 होगा और सवाल नंबर 7 हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। सवाल नंबर 8 पर आएंगे और सवाल नंबर 8 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आप सभी जानते हैं बंगाल का शोक आप लोगों से सवाल पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा दामोदर रिवर। कौन सी नदी दोस्तों? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि बिहार का शोक, तो नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा कोसी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता, यानी पुरुष सर्वाधिक साक्षर है, परसेंट भी अगर ये पूछता तो दर्ज की गई, तो दर रेट पूछा तो परसेंटेज के भी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सर्वाधिक जो सर्वाधिक साक्षरता जो हमें देखने को मिलेगी, सर्वाधिक साक्षरता यदि मुझे देखने को मिलेगी तो वर्तमान में केरल राज्य की कौन सी है? केरल के बाद में आप सभी जानते हैं मिजोरम की बारी आती है और मिजोरम के बाद आप सभी जानते हैं गोवा की बारी। ये 3 भारत में सर्वाधिक शिक्षित है, लेकिन अगर इसमें पुरुष की साक्षरता सर्वाधिक है तो वो है केरल में। कहां पर दोस्तों? केरल में है, लेकिन आर्मी इतना टफ आएगा नहीं। 96.16% जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा है। पुरुष की साक्षरता के बारे में बात करें, महिला की साक्षरता है तो वो मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम। याद रखिएगा सवाल अलग अलग है। मिजोरम में परसेंटेज अगर भी यहाँ पर पूछा जाए
तो महिला साक्षरता ज्यादा है, और परसेंटेज बिहाफ पर पुरुष के साक्षरता पूछा जाए तो वो केरल राज्य में सवाल पूछेगी। और अगर नॉर्मल बिहाफ पर साक्षरता दर अगर पूछा है तो भी केरल राज्य पहला स्थान होगा। सन 1919 में रोलेट एक्ट के समय भारत में वाइसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन था? तो पूरी क्लास को याद होगा कि 1919 में रोलेट एक्ट आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था दोस्तों? जिसका नाम होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पूरी क्लास को अच्छे तरीके से याद होगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस स्थान पर है? हम लोग पहले इसको पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी को कमेंट सेक्शन में मोस्ट आईएमपी आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है, क्योंकि कल शायद जो लास्ट वाली क्लास हुई थी उसी में हमने इसको जो डिस्कस किया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में? नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा, तमिलनाडु में यहाँ पर पड़ता है। अगले सवाल का आप लोग जवाब दे सकते हैं मुझे। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारता दी गई है? राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रगीत को, तीनों सेक्शन अगर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। भारतीय संविधान द्वारा संविधान कब अंगीकार कर लिया गया या फिर स्वीकार कर लिया गया? बात एक होगी। डेट माना जाएगा 26 नवंबर, ये याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है यहां पर पहली बार भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो सवाल नंबर 13 का आंसर रहेगा। पिछले सवाल का जवाब अगर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगले वाले प्रश्नों पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14 पर होगा, जो एक निर्णायक सवाल नहीं हो सकता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आप सभी को याद है, लगभग 20 मई। डेट याद होना चाहिए 20 मई। और इसके साथ 1498 को, ये डेट याद होना चाहिए 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है कालीकट बंदरगाह। कहां पर? कालीकट बंदरगाह यहां पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह कहां पर होगा दोस्तों? केरल। कहां पर होगा? केरल में पहुंचता है, आप सभी को याद होगा। इसके बाद सवाल पूछा है, और ये कहां से आया था वास्को डी गामा? यह पुर्तगाली था। क्या था दोस्तों? पुर्तगाली था। ऑफलाइन सेंटर में चर्चा की, मॉडर्न हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? तो पूरी क्लास को याद होगा। ऑफलाइन सेंटर वाले केरल, हम लोग भक्ति मूवमेंट देखे थे, भक्ति आंदोलन को जब हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा। एक मुस्लिम संत रहते थे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना बनवाया था। क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया है। सीधी सी बात है कि फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप लोगों को याद होगा कि फतेहपुर सीकरी यहां पर मोइजुद्दीन चिश्ती, एक सूफी संत हुए जिनका नाम था मोइजुद्दीन चिश्ती। आप सभी जानते हैं, जो अकबर का बेटा रहा जिसका नाम था सलीम, यानी जो आगे बढ़कर जहांगीर के नाम से फेमस हुआ, वो उन्हीं की संरक्षण में रहा था। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, तभी उसका नाम सलीम रखा था। बाद में फिर वो जो है जहांगीर नाम रख दिया गया था। बाद में अगर ये पूछेगा फतेहपुर सीकरी कहां पर है, तो यूपी में हमें देखने को मिलेगी। और अकबर ने बाद में चलकर आगरा से फतेहपुर सीकरी अपनी कैपिटल भी बनवाई थी। तो यहाँ पर मोइजुद्दीन चिश्ती अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगला है, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो उधमपुर। कहां पर पड़ेगा? उधमपुर में हम लोगों को उत्तरी जो कमांड यहां पर देखने को मिलेगा। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमांड बैक टू बैक है, तो कोई बात नहीं है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से भारत के वाइसराय कौन थे? 1905 में पूछा गया। आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन वाले लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन यहां पर हुआ था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन इसी के साथ लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया था, उसके विरोध में आप सभी जानेंगे 1905-6 के दशक में स्वदेशी आंदोलन भारत में स्टार्ट हुए थे। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा 1911 में होती है, जब भारत में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, आप सभी ये भी बात जानेंगे, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरिन भारत में आएंगे, तब भारत में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और जब भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, वो था 1887 में, जब लॉर्ड लीटन भारत में गवर्नर रहेगा या वाइसराय रहेगा। लॉर्ड लीटन ने तब करोड़ों रुपए भारत के समाप्ति किए थे, भारतीय खजाने में समाप्ति किए थे। तब भारत में भीषण अकाल पड़ा था। तो लॉर्ड लीटन के बारे में इतिहासकार लिखते हैं, जब रोम जलतो लीटो बांसुरी बजा रहा था, इसका भावार्थ ये हुआ, जब भारत में बिल्कुल पूरी तरीके से भीषण यहां पर खाने पीने का अकाल पड़ा था, तब लीटन ने बेवजह करीबन करोड़ों रुपए यहां पर उस जब पहला दिल्ली दरबार था उसमें समाप्त कर दिए थे। तो ये भी अच्छी बात नहीं, लेकिन इतिहास जो बीत चुका है अब उसे याद नहीं करें हम लोग। तो लॉर्ड कर्जन यहां पर था बंगाल विभाजन की घोषणा के समय, आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा।
सवाल नंबर 20 पर हम लोग आएंगे। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो पूरी क्लास को याद होगा। सबसे पहले गुजरात, किसकी बारी आएगी? गुजरात। गुजरात के बाद आएगा दोस्तों राजस्थान। कौन आएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ। इसके बाद आप सभी जानते हैं झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और झारखंड के बाद कौन सा हो जाएगा? आप सभी जानेंगे कि झारखंड के बाद यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। ये कंफर्म है, जो ये 8 भारतीय राज्यों से सीमा गुजरती है। तो 8 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड, अगर उस बिहाफ पर सवाल बना तो आप सभी इसका जवाब देंगे। इन्हें हम लोग ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। अगले सवाल पर पढ़ेंगे, भारत में पहली बार देशाई खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? देशाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? तो आप लोगों को याद होगा 1951 में भारत ने पहली बार, इसके बाद 1982 में भारत ने दूसरी बार देशाई खेलों की मेजबानी की थी। लोसर उत्सव किस राज्य में होगा? मुख्य रूप से सिक्किम। मुख्य रूप से कौन सा राज्य दोस्तों? सिक्किम राज्यों में यह सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों को याद होगा भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आप सभी जानते हैं भारत सरकार में कानून का सबसे बड़ा जानकार ही भारत में महान्यायवादी बनता है, यानी भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर सिलेक्टेड होता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। आप सभी जानेंगे इस बात को। वर्तमान में के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल साहब का नाम अगर आप लोगों को याद होगा तो आप इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आप मुझे अंतिम रूप से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कितने सवाल आप लोगों के सही होते हैं। पोंगल त्योहार किस राज्य में होगा? पोंगल त्योहार, तो पोंगल त्योहार आप सभी जानते हैं 4 दिनों तक, ये 4 दिनों तक होगा, आप सभी जानते हैं। और कहां पर? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु में होगा, इसका सेलिब्रेट किया जाता है। असम का दबूचाबी त्योहार किस वर्ष की किस महीने में? अब इस प्रकार के बिहार पर नरसिंह में सवाल पूछे गए थे, तो ये यहाँ पर जून माह में। कौन सा माह में? जून माह में। तो कितने दिनों तक? 4 दिनों तक अबूचाबी होगा। और माता कामाख्या को समर्पित है। कौन सी माता को? माता कामाख्या। माता कामाख्या को यह समर्पित है। तो पूरी क्लास को ये अच्छे तरीके से याद होगा। सवाल नंबर 26 का हम लोग बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देख चुके हैं। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी के सही जा रहे होंगे, सही जा रहे होंगे आप सभी। और अगर आप देखो जितने ज्यादा सही जाएंगे उतने ज्यादा दिमाग में थॉट प्रोसेस सही होगा। नहीं मुझे डायरेक्ट भी या विदाउट 4 ऑप्शन से भी आते हैं तो एक थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। 26 के बाद 27 वाले प्रश्न पर आएंगे। 27 वाला प्रश्न है कि 3 दिवसीय रजो उत्सव 2024 में किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो रजो पर्व आप सभी जानते हैं, उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा राज्य जो है यहां पर इसको किया जाता है। फसल उत्सव रबन्ना कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? तो पूरी क्लास को याद होगा कि रबन्ना कहां पर होगा। तो रबन्ना आप लोगों को याद होना चाहिएगा पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल में हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। नो डाउट पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पूरी क्लास को याद होगा 1961 में जो है हम लोगों ने इसको अभी सवाल पूछा है कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा कब आजाद हुआ था? तो गोवा कब कब्जा कर लिया गया था? तो 1510 में। कब? 1510 में कब्जा कर लिया। तो उस समय गोवा का राजा आदिल शाह कौन हुआ करता था? आदिल शाह हुआ करता था। भारत ने इसे आजाद कब कराया था? 1961 में। और 1987 में हम लोगों ने इसे पुण्य राज्य का दर्जा दे दिया। कौन सा? पुण्य राज्य का दर्जा हम लोगों ने दे दिया। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को अंत किया था? मुख्य रूप से अकबर। पिछली बार से सेना में सवाल आया था तो अकबर ही सही माना गया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ, वह किस राज्य में? कुशीनगर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। कुशीनगर जो है यह हमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश, कहां पर? उत्तर प्रदेश में जो है हमें ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सवाल नंबर 32 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। यहीं पर हम लोगों को जो कुशीनगर देखने को मिलेगा, यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है उसी मृत्यु की घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोगों ने नाम दिया है महापरिनिर्वाण। जो गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के उपदेश दिए थे उस घटना को हम लोगों ने कहा है धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध ने जो 29 के एज में अपने ग्रह का त्याग किया था उस घटना को हम लोगों ने नाम दिया है महाभिनिष्क्रमण। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर जो होगा 33 पर मैं आऊंगा। और सवाल नंबर 33 है, हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किया है तो के कैलाशनाथन। के कैलाश
नाथन, ऐसा पर्टिकुलर नाम देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन से अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल टिक लगा देंगे। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? 2024 का आप सभी जानते हैं आरसीबी ने जीता। कौन ने जीता? आरसीबी ने। अगर सवाल पूछेगा 2025 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीत लिया था, तो एमा यानी मुंबई इंडियंस ने यहां पर जीत लिया था। अगला प्रश्न होगा कि सवाल नंबर 35 है, भारत में पेरिस पहला ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में पहले भारत की रैंक कौन सी रही है? तो भारत की रैंक आप लोगों को पता होगा 18वीं। कौन सी रैंक रही है? 18वीं जो है रैंक यहां पर रही है। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। भारत में आचार संहिता कब तक लागू होती है? तो आचार संहिता जैसे चुनाव की तारीख की घोषणा होती है और उसके बाद जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते, रिजल्ट जब तक चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, जब तक भारत में आचार संहिता रहती है। तो ऑप्शन में रहेगा कि चुनाव के अंतिम निर्णय तक। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? तो पद्म भूषण अवार्ड की यहाँ पर बात की गई है तो 1956 में उनको यह अवार्ड दिया गया था। लेकिन सचिन साहब को जो भारत रत्न दिया गया था वो खेलों के क्षेत्र में नहीं दिया था, बल्कि उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर साहब को, जो कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से फेमस है, आप सभी जानते हैं, उन्हें भारत रत्न सामाजिक क्षेत्र में दिया गया था। क्योंकि खेलों के क्षेत्र में तो भारत रत्न दिया ही नहीं जाता। अगर दिया जाता तो मरणोपरांत भी मेजर ध्यानचंद पहले वो खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न दिया जाना था। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं दूसरे वो कौन से खिलाड़ी है जिन्हें क्रिकेट में ही सामाजिक क्षेत्र में को अगर मान लिया जाए जिन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है, ऐसी योग्यता वर्तमान में किस खिलाड़ी के अंदर मौजूद है? अगर आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल का अगर आपने जवाब दिया तो बेहद मैं मानूंगा आप एक अच्छे क्रिकेट प्रेमी है। आईपीएल का दौर चल रहा है, क्रिकेट आईपीएल ना ही देखें, आईपीएल बिल्कुल ना देखें क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन आईपीएल मैच भी देखना चाहते थे तो जिस दिन भी आरसीबी का मैच हो उसी दिन देख लीजिएगा, बाकी कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, सवाल नंबर 39 पर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी वर्ल्ड कप से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी है, रणजी ट्रॉफी हम लोग जानते हैं, हम लोग देवधर ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? देवधर ट्रॉफी, हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी के बाद ईरानी ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? ईरानी ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट संबंधित है तो आप लोगों को याद होना चाहिए, उस ऑप्शन में हम लोगों ने इसको रखा था। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रसिद्ध सवाल है कि यक्षगान नृत्य किससे? तो पूरी क्लास को याद होगा, कर्नाटक। कहां पर होगा दोस्तों? कर्नाटक से ये संबंधित है, आप सभी जानते हैं। और एक शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक से जुड़ा हुआ एक शास्त्रीय नृत्य है और यह शास्त्रीय नृत्य जो है आप लोगों को याद होगा, यक्षगान नृत्य का संबंध कहां पर है? तो यक्षगान नृत्य, ये जो शास्त्रीय नृत्य है आप लोगों को याद होगा, ये कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी जो है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। 1857 क्रांति में बरेली से क्रांति का आप सभी जानते हैं, 1857 क्रांति हम लोग बेहद डिप्थ में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सवाल पूछा है केवल बरेली से, राय बहादुर ने, कौन ने किया दोस्तों? राय बहादुर। याद होना चाहिएगा, राय बहादुर जी के बारे में आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, लोथल किस राज्य में है? लोथल, केवल बात प्रश्न पूछा है लोथल के बारे में तो पूरी क्लास को याद होगा, गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी? जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिली, यही सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, इसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आप लोगों को याद होगा कि लोथल एक प्रकार का बंदरगाह कौन हुआ करता था? एक प्रकार का बंदरगाह यहाँ पर हुआ करता था। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र बनाकर प्रयोग किया गया था? तो 1919, 1918 और 1900 के समय काल में आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का कौन सा जो एक मिल जो आपका आंदोलन हुआ था, मिल कौन सी थी? जवाब हो जाएगा आप लोगों का अहमदाबाद, या आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था और यही इसी को महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जो शस्त्र बनाकर इसका विरोध किया था। किस काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं गुप्त काल को। कौन से काल को? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, फिर वही सवाल आएगा जिसका नाम है राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग हो जाएगा।
आयोग जो होगा इसी के द्वारा भारत में क्या किया गया दोस्तों, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसी के द्वारा यहाँ पर की जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, बने रहिए मेरे साथ। प्रयागराज में महाकुंभ, ये सारे रिपीट क्वेश्चन है। प्रयागराज महाकुंभ कब से कब तक चला, तो 13 जनवरी, कौन सी जनवरी, 13 जनवरी से लगाकर तो 26 फरवरी तक यह शिवरात्रि के अंतिम दौर तक चलता है। और 6 शाही स्नान इस महाकुंभ में किए गए, आप लोगों को याद होगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन आप सभी जानते हैं कि 1992 में कहां पर ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ये मुख्य रूप से हमें पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन था, आप लोगों को यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा, ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, सबको याद होना, रियो डी जेनेरियो। कहां पर पड़ेगा रियो डी जेनेरियो, जवाब हो जाएगा ब्राजील। कहां पर देखने को मिलेगा, ब्राजील। और ये जो हुआ था ये किस लिए हुआ था, तो जवाब हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए। किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, पूरी क्लास को याद होगा, बेरन। कौन सा हो जाएगा, बेरन हो जाएगा, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो पूरी क्लास को याद होगा, अर्जुन जो पुरस्कार है 32 खिलाड़ियों को 2025 में यहाँ पर देने की घोषणा हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज, तो 69.69% जो है, आप लोगों को लगभग हर परीक्षा में यही डाटा लगभग देखने को मिलेगा, या फिर इसमें 69 आप लोग यहाँ पर लेके जाए, इतने परसेंट जो है लगभग देखने को मिलता है। आइए अंतिम जो सवाल बच गए हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा आश्रम है, 3 आश्रमों पर चर्चा किया था, और मैंने पिछली क्लासों में इस सवाल का जवाब लोगों को दिया था। 2024 में किस मलयालम कवि को 33 सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया, तो प्रभा वर्मा। किसको चुना गया दोस्तों, प्रभा वर्मा मैम को यहाँ पर चुना गया था। आप लोगों को याद होगा, कमेंट सेक्शन में आप इस सवाल का मुझे जवाब देंगे। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कितने 2024 में किस सम्मानित किया गया, तो 54वें अगर पूछा है दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती साहब। किनको, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती साहब को यहाँ पर, ये 54वें थे। कौन से थे, 54वें। अगर प्रश्न पूछता है कि 53वें कौन होंगे, अगर सवाल पूछता है 53वें कौन होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए 53वें कौन रहे, तो वहीदा रहमान। कौन रहे मैम, वहीदा रहमान मैम जो है, इनको यहाँ पर दिया गया। और अगर पूछेगा 52वें कौन रहे थे, तो आशा पारेख। कौन होगा, आशा पारेख। इतना अगर आर्मी में पूछता है तो जवाब दीजिएगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी, चक्रधारी सिंह शरण जो है, लगभग यही देखने को मिलते हैं। भारत में मयूर सिंहासन जो है कौन भारत में लेकर गया था, सवाल ऐसा बना होगा, कौन लेकर होया था, तो आप सभी जानेंगे 1739 में भारत में आक्रमण हुआ था नादिल शाह का। किसका दोस्तों, नादिल शाह का आक्रमण हुआ था, तो यही भारत में लेकर गया था। इतना सारी आप लोगों को बातें याद होगी, लेकिन इसके साथ एक जरूरी सूचना, आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर में फिर आज एक भारतीय सेना में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, नीलेश यादव, जो कि नानाधारा खेड़ी से बिलोंग करते हैं। उनके बड़े भाई अखिलेश यादव जो है, वो नर्सिंग में पहले से ही भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो भी आप सभी जानते हैं कि पार्थ एकेडमी के विद्यार्थी रहे हैं। तो दोनों भाइयों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी के सामने खड़ा करके रख दिया जाएगा। नीलेश यादव को आप सभी जाने, आज ही रिजल्ट घोषित हुआ है। रिलेशन भर्ती में उन्होंने फॉर्म डाला था और उनका अंतिम रूप से चयन 2025 में भारतीय सेना के लिए हुआ है। एक बार पुनः उन्हें अग्रिम जो बधाइयां, और आप भी 2025 में अंतिम रूप से फौजी बने, यही मेरी शुभकामना। मैं मिलूंगा क्लास नंबर 32 के साथ। जब तक लोग आप लोग इसी रिवीजन क्लास को एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद, जय पार्थ, विजय पार्थ।